जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए आज का प्रैक्टिस सेट होगा रामबाण। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको अंत तक जुड़े रहना है और पूरा मॉडल पेपर 150 प्रश्नों वाला आपको देखकर जाना है यहां से। आइए साथियों, केवल आज साथियों 10 तारीख हो गई है और आज से केवल साथियों 10 ही दिन मान के चलिए आप। बचे तो 12 दिन हैं, लेकिन बाद के 2 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते साथियों। केवल और केवल 10 दिन मान के चलिए कि आपकी परीक्षाओं में केवल 10 दिनों का समय रह गया है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। अगर पूरा देख लेते हैं साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज के पेपर में, ठीक है। तो सेम पेपर जैसा पैटर्न पर आधारित हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। ध्यान रखिएगा, कल भी हम एक प्रैक्टिस सेट कराए थे नया, और आज नया साथियों मॉडल पेपर कराने चल रहे हैं। तो आइए क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न, इस बार हमें साथियों 250 अंकों का टारगेट लेकर चलना है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से आयोजित किया जाता है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से। पूछा जाता है, छपता है पेपर में कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से आयोजित किया जाता है भैया? ऑप्शन डी, बैडमिंटन से। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो साथियों वो हो जाएगी सेबी। कौन सी है साथियों म्यूचुअल फंड कंपनी? सेबी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चोलों के शिलालेख, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी से छांटकर आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? बेत्ती में, कदमय में, थारी में या मनाई में? तो इसका राइट आंसर होगा भैया कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेत्ती में। ठीक है। आइए, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, कुलीन तांत्रिक राज्य। ठीक है, देखते चलिएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न सीधा परीक्षा में छपता है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि का चक्र किसके कारण होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? साथियों इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन में स्थित है। ठीक है ना। आइए, राज्यों, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। किसमें भैया? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? साथियों इसका राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए, वर्ष 1894 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। देखते रहिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से डैश द्वारा समर्पित थे, किसके प्रति समर्पित था? साथियों इसका राइट आंसर होगा 10 का क्या हो जाएगा हमारा? 10 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापारियों के बीच। इसका हम लोग क्या देखे थे? इसका 9 का सी देखे थे ना, बिल्कुल राइट है। आइए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? साथियों 12 मार्च 1930 को। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राई ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? साथियों 12 का राइट आंसर होगा जिंजी के किले को। ठीक है, जिंजी का किला को। आइए, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? कमल मंदिर बताइए, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? दोस्तों यह जाना जाता है बहाई धर्म के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा निफे भाग में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का यह। ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों इलाहाबाद से।
ठीक है, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? 16 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कोर्स। ठीक है, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? कोर्स कहलाता है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है। आइए, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है? दोस्तों यह कहलाती है धुंध। ठीक है ना। देखते चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेमोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? साथियों यह होती है हिमनद के कारण। ज्योग्राफी का लाजवाब प्रश्न अब आ गया। देखिए, संविधान का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है उनकी अवधि होती है दोस्तों कितनी? 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्ण हो जाए। ठीक है। आइए, रेशम का उत्पादन डैश 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 आरंभ हुआ था कहां से? रेशम का उत्पादन कहां से आरंभ हुआ था दोस्तों? 21 द राइट आंसर ऑप्शन है चीन से। ठीक है। आइए, कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? दोस्तों 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा जरा, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिंक कहा जाता है। देखते चलिएगा। आइए, डैश 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 सरकार द्वारा दूसरों के से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो किससे ठीक है साथियों? 24 का राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक से। ठीक है। आइए, कैप कैमरीन किस देश में स्थित है? बताइए, कैप कैमरीन किस देश में स्थित है? 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाया है? साथियों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंटल प्लूम कहते हैं उसे। आइए, 42वां संविधान संशोधन को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन को जानते हैं साथियों किस नाम से? लघु संविधान के नाम से। ठीक है, कोई भी फालतू बातचीत नहीं, ओनली पढ़ाई। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो कौन भैया जारी करता है बताइए? 28 का बताइएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ डैश 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 के द्वारा लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। सॉरी, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई। ठीक है, बी होगा। आइए, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। ठीक है ना। आइए, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? किसके नाम से जानते थे भैया? 32 का राइट आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75% से 80% तक वर्षा किस मानसून से होती है? 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला प्रश्न देखिएगा, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम है? 34 ऑप्शन सी, तराई क्षेत्रों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस मृदा में जीवाश्मों, देखिए एक मिनट, निम्न में से किस मृदा में जीवाश्मों की अधिकता होती है? 35 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन डी, खादर मृदा की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 36 द राइट आंसर ऑप्शन बी, 1985 में। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, समय बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? साथियों इसका राइट आंसर होगा 18 जून 2001 से। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में कौन सी नदी करती है भैया? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। साथियों यहां 38 प्रश्न जीके के समाप्त होते हैं। पहले टारगेट लिखिएगा जल्दी से, आज जीके में आज आप 38। देखिए थोड़ा जीके का आज प्रैक्टिस सेट टफ था, हिंदी का भी होगा, लेवल थोड़ा हमने बढ़ाया है। तो 38 में बताइए जीके में आज आपका कितना सही हुआ। अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 37 प्रश्न हम लोग हिंदी के देखने वाले हैं, फिर इसके बाद रीजनिंग।
तो अंत तक बने रहना क्लास में, भाग के नहीं जाना है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रीजनिंग की शाम वाली क्लास में केवल रीजनिंग बाकायदे हम आपको समझा रहे हैं, उसमें रीजनिंग, तो उसका नोटिफिकेशन लिंक आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को भैया। पुलिस परीक्षा तक कर लीजिएगा, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं किसके? पहला, कथानक उपास्थनपन के, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं कथानक उपास्थपन के, ठीक है। भाषा शैली उपास्थपन के नहीं होंगे। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर पहले का, ठीक है। हिंदी के लाजवाब प्रश्न चल रहे हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखिए। सही विकल्प चुनिए। भाषावाचक ध्वनि संकेत है कौन सी? भाषावाचक ध्वनि संकेत होगी आपकी कौन सी? दोस्तों, मनुष्य अपनी विगेंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिएगा। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तीसरे का राइट आंसर होगा वात्सल्य रस का क्या कहा गया है? सम्राट कहा गया है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा जरा। चौथा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? पल्लवन के लेखक में अप्रासंगिक बातों, अनावश्यक विस्तार या उल्लेख क्या होता है साथियों? तो चौथे का राइट आंसर होगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए सही विकल्प बताइए। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। डैश 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 आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। देखिए, छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। फिर क्या भरना है इसमें? फिर इसमें भर दें दोस्तों हम लोग ऑप्शन बी, गति तुक मात्रा विराम आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा। आइए निम्न में से क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न में से प्रत्याशित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। प्रत्याशित का बताइए क्या होगा समानार्थी? तो 6 का राइट आंसर होगा संभावित, ठीक है। आइए लहंगा किस स्थान की भाषा है? लहंगा बताइए किस स्थान की भाषा है साथियों? यह भाषा है कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? देखिए, उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो किस में नहीं है भैया? ऑप्शन ए में नहीं है, लोहार में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है नी उपसर्ग से? 9 का राइट आंसर होगा निर्गुण में नी उपसर्ग नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। उद्धत का विलोम बताइए। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा विनीत, ठीक है। विनत होगा, उद्धत का विनत। भाषा के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? 11 का राइट आंसर होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अंत तक देखना है प्रैक्टिस सेट को। निम्न में से सरल वाक्य का चयन करें। सरल वाक्य होगा साथियों कौन सा? केवल सरल वाक्य पूछा है तो 12 का ए हो जाएगा अशोक पढ़ता है। यह सरल वाक्य है, अशोक पढ़ता है। मुहावरा बताओ। यह नौकर तो क्या है? यह नौकर साथियों क्या हो जाएगा? यह नौकर तो मिट्टी का माधव है। आइए पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। ऑप्शन सी खूब लाभ होना। आइए घर का शेर मुहावरे का अर्थ बताइए। 15 ऑप्शन सी घर पर बाल दिखना, बल दिखाना, ठीक है। घर का शेर होना मतलब घर पर बल दिखाना। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना साथियों 16 ऑप्शन सी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है। आइए इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरे का सही प्रयोग क्या है? सही प्रयोग जो हुआ है वो केवल डी में हुआ है। धोनी अच्छे क्रिकेटर का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया, ठीक है। आइए सवा और सबा का अर्थ क्या होगा? एक सवा और एक सबा। तो सवा का तो होता है 1/4 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल गुरुजी होता है। 1/4 और सुबह की हवा, सवा को कहते हैं सुबह की हवा, और 1/4, ठीक है। तो साथियों सवा कहते हैं 1/4 को। अकुल और आकुल का अर्थ बताइए। अकुल और आकुल 19 बताइएगा, पूछे जाते हैं प्रश्न। अकुल का होता है कुलहीन और आकुल का होता है व्याकुल, ठीक है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? अतल और अतुल का अर्थ बताइए। 20 बताइए जल्दी से। अतल मीन्स गहरा और अतुल मीन्स अनुपमेय, ठीक है। अनुपमेय सी होगा 20 का। आइए 21 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है।
कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? फूफा फुआ नहीं होगा। बाकी नीलकंठ, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय, ये तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबते होए उदास मन बसे, एक ही ठौर, तासी सौसम रस कहत, केशव कवि सिर मोर। इसमें बताइए 22 बताइएगा। शांत रस है। ठीक है, देखते चलिएगा 22 का बी हो जाएगा। आइए सही विकल्प बताएं। अपने सैनिकों की विजय पर समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश 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 किया। क्या किया? 23 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी, घी के दिए जलाए। सही विकल्प चुनिए। लोक राशि गति यति भू नभ, साथ साथ ही रहते, लघु गुरु रहे, गहकर हाथ अंत डैश 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 कहते। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गीत का छंद। ठीक है, आइए ये देखिए, इसको पद को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए उत्तर दीजिए। तो पहले ध्यान से पढ़ लीजिए पद को। कहीं तुम्हें पर्वत डलवा लाडवा दें, कहीं लड़ा दें पानी, भाषा के नारों में गम है मन की मीठी बानी, आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में, कब जाएंगे सोते सूरज, कब होगा उजियारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा, सोए सूर्य की कवि का तात्पर्य बताइए। सोए सूरज से कवि का तात्पर्य क्या है दोस्तों इसमें? तो इसमें हो जाएगा कौन सा प्रश्न है भैया? 25 बताइए। सोए सूरज से कवि का क्या तात्पर्य है? 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। शक्ति पुंज भारतवासियों से है जो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। ठीक है, कवि जीने के लिए क्या सीखने को कह रहा है? कवि जीने के लिए क्या सीखने के लिए कह रहा है? 26 का डी हो जाएगा, आत्म बलिदान की कला सीखने को कह रहा है। आइए इसको देखिए। इस कविता में किन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है? बताइए। 27 का बी हो जाएगा। देश की पर्वतीय सीमा, पानी की समस्या, भाषाई भेदभाव, राजनीति से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। आइए इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो क्या है भैया? 28 बताइएगा, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, देखिए ना अभी अगला प्रश्न देखिए। इस कविता का मूल भाव क्या है? दोस्तों 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपसी भाईचारा और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। अब देखिए एक गद्यांश, पहले पद्यांश भी कराए आज के प्रैक्टिस सेट में। हो सकता है किसी शिफ्ट में आपसे पद्यांश का आंसर पूछ दे, किसी शिफ्ट में गद्यांश से पूछ दे। ठीक है, तो अब गद्यांश सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम और आप मिलकर आंसर करेंगे। भारतवर्ष में आकाश में जो अनेक छायाएं घूम रही हैं, उन्हें जांचने और परखने के लिए हमें साथियों पूर्ण रूप से जागृत और चेतन साहित्यकारों की आवश्यकता है। आज ही शंकाओं और हिलती हुई अवस्थाओं को शामिल और स्थित बनाने का काम उस साहित्यकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है जो भविष्य में लिखने वाले फूलों का संवाद आज के मनुष्य को सुना सके। हृदय में जो एक उत्साह है, प्राण प्राण में जो एक अनिवर्चनीय उमंग है तथा जन जन में जो मूक आशा किलोक कर रही है, उसकी परिभाषा साहित्य में जाएगी, राजनीति और विज्ञान में नहीं। बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं, कर्म की प्रेरणा तो हमेशा हृदय से ही आती है। हमारे सामने जो सपने घूम रहे हैं उन्हें मूर्ति रूप में देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता लेखकों और कवियों का नाम क्या है? अब देखिएगा इसके आंसर्स बताइए। 30वां प्रश्न है, कह रहा है आज हमें किसकी आवश्यकता है? साथियों अभी हम लोग गद्यांश में देखे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जागृत और चेतन साहित्यकारों की। ठीक है ना, जो गद्यांश में रहे वही लगा देना है आंसर। और गद्यांश को ढंग से पढ़ना है, 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। साहित्यकार का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। 31 का राइट आंसर होगा, शंकाओं को शांत और अवस्थाओं को स्थिर बनाता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कौन संतुष्ट करता है? दोस्तों 32 का राइट आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन ए, बूढ़ी और तर्क। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 33वां प्रश्न कह रहा है, कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ मिलती है? दोस्तों कर्म की प्रेरणा हमें मिलती है हृदय से। किससे भैया? हृदय से। ऑप्शन बी होगा 33 का राइट आंसर। 34 देखिए, हमारे सपने को मूर्त रूप कौन देता है? साथियों 34 का राइट आंसर होगा लेखक और कवि। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानार्थी है? तो 35 का राइट आंसर होगा भाई बंधु। ठीक है, यह समानार्थी है। अगला देखिए, शत्रु शब्द का समानार्थी बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा
आराती, ठीक है। एडवोकेट शब्द में प्रयुक्त हिंदी रूपांतरण है किसका? साथियों हिंदी रूपांतरण है अधिवक्ता का। अधिवक्ता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एडवोकेट, ठीक है। तो साथियों यहाँ 37 प्रश्न हिंदी के समाप्त होते हैं। बताइए जल्दी से हिंदी में आपका टारगेट कितना रहा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर, ठीक है। आइए पहला ही प्रश्न जानदार जबरदस्त जिंदाबाद आपसे पूछ रहा है। गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार जो हैज लगा है चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। इन स्टार की जगह पे हम लोग ऑप्शन ए बी सी डी क्या रख दें कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। तो देखिए ना 45, फिर 24, फिर 72, फिर 20, 12 और गुरुजी कितना 7। तो बताइए इनके बीच में क्या रख दें? ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें या डी रख दें कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो साथियों अगर हम लोग ऑप्शन बी वाले को रख देते हैं, देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इन सभी ऑप्शन को रख के करना पड़ेगा। और अगर बहुत कठिन लगे तो एक आध प्रश्न छोड़ दीजिएगा पेपर में, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन को रख के जल्दी जल्दी देख लें तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सारी ऑप्शन आपको रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें तो पता है कौन सा रखना है, हम बी वाला रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। 45 गुणा 24 भागे कितना है 72 बराबर माइनस और साथियों क्या बाद में प्लस रखना है। अब गुरुजी कहेंगे तुमने कैसे रख दिए, तो ऐसे रख दिए कि हमें पता था, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन रख के करना पड़ेगा तब जाके समीकरण संतुलित होगा। अब देखिए अब पहले तो भाग होता है, भाग गुणा जोड़ घटाओ, ठीक है। पहले भाग होता है लेकिन 72 का भाग 24 में जाएगा नहीं, तो पहले भैया 24 का गुणा 45 में कर दो। तो 24 पंचे होता है 120, हासिल लगाई 12 और 24 चौक 96 और 12 कितना होता है 108, ठीक है। तो 1080 आया भागे 72 बराबर में 20 माइनस 12 धन 7, इसको बाद में कर लेंगे। तो भैया अब 72 का भाग 1080 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 72 एकम 72, 72 में से कितना बचेगा तो बताइएगा 36 बचेगा, जीरो रख देंगे तो 360 हो जाएगा और 72 पंचा 360 मतलब 72 का भाग 1080 में देंगे तो 15 आएगा। अब इसको कर दीजिए 20 माइनस 12 धन 7, तो भैया ये तो माइनस है और 20 और 7 प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। तो 20 और 7 जुड़ जाएंगे 27 और 27 में से कितना जाएगा 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा गुरुजी 15 आ जाएगा। 15 बराबर 15 बराबर हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो ऑप्शन बी को अगर हम लगा देते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आइए इसको देखिए दूसरे प्रश्न को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बाड़ा सुअर, बाड़े में सुअर रहते हैं तो साला में कौन रहेगा? साला में रहती हैं भैया गाय, ठीक है। गाय भर देंगे प्रश्नवाचक के स्थान पर तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना था। बाड़े में क्या रहते हैं? सुअर रहते हैं। तो गौशाला में क्या रहती हैं? साला लिखा है, केवल गायें रहती हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। सभी सदस्य कृपया एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रेम घृणा करता है तो अहंकार क्या करता है? बताइए। प्रेम से घृणा मतलब तो अहंकार से क्या होगा? प्रेम करके घृणा करेंगे और अहंकार से क्या होगा भैया? प्रेम का घृणा विलोम शब्द है तो उसी प्रकार अहंकार का क्या होगा विलोम? तीसरा ऑप्शन सी विनीत, ठीक है। विनीत भर देंगे यहां पर। आइए, जिस प्रकार प्रकाश का संबंध अंधकार से है तो ज्ञान का संबंध किससे होगा भैया? ज्ञान का अज्ञान से होगा। किससे होगा? अज्ञान से। प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार होता है। तो ज्ञान का क्या होता? अज्ञान होता। जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से किस प्रकार होगा? इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ताप, प्रकाश, बल्ब या विद्युत क्या दिख रहा है इसमें? इसमें भैया भिन्न दिख रहा है केवल एक।
जो होगा ताप, बल्कि प्रकाश, बल्ब, विद्युत, ये सब साथियों इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। ठीक है, ताप अलग है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बताइए, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन या कोरिया। तो कोरिया साथियों अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोरिया अलग हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द बताइए। विषम शब्द होगा भैया केवल सोनाटा। ठीक है, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, कीबोर्ड, ये सब किससे? इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, लाइट से चलती हैं। सोनाटा एक घड़ी के रूप में आता है। ठीक है, तो डी होगा विकल्प भिन्न। इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई 3 तो हमें मिल गए। डी लेकिन कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है, वोवेल नहीं है, तो डी अलग हो जाएगा। ठीक है, डी को हटा देंगे। डी विषम है या असंगत है, सी वाला। ठीक है, 9 का क्या होगा गुरुजी? सी होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। इसमें बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द में अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें बताइए, इस स्पेलिंग में बताइए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन में देखिए, बताइए। इम्पॉसिबल में बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, इसमें जो शब्द नहीं बना सकते वो केवल और केवल सी नहीं बना सकते, क्योंकि आई एम तो मिल रहा है, पी ए भी मिल रहा है, डबल एस भी मिल रहा है, आई भी नहीं मिल रहा क्योंकि भी इसमें नहीं है। बाकी ये तीनों बन जाएंगे इससे। ठीक है, सी वाला नहीं मिलेगा क्योंकि सी में भी दिया हुआ है, जो कि भी इस स्पेलिंग में नहीं है। आइए, रात वाली रीजनिंग की क्लास में जुड़िएगा। यहाँ तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उतना नहीं समझाते हैं, लेकिन एक एक खाल की बाल निकाल देते हैं रात में रीजनिंग की क्लास में। उससे जुड़ना ना भूलिएगा। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वाराणसी, गंगा। वाराणसी शहर गंगा नदी के तट पर है, तो मथुरा किसके तट पर है? मथुरा भैया यमुना नदी के तट पर स्थित शहर है, ध्यान रखिएगा। आइए इसमें बताइए, घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह महिला को सूचित करे। क्या करे साथियों? महिला को सूचित करे। वह अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त आदेशों की प्रार्थना कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, यह प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए 35 होगा। 36वां प्रश्न देखिए, निम्न में से यह किसका मत है जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? तो बताइए, 36 का राइट आंसर बी होगा, विक्टर होंगो का कथन यह है। अगला प्रश्न देखिए, दंगों के दौरान पुलिस को निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? तो भैया सर्वप्रथम दंगा भड़काने वालों, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना व हल्का लाठी चार्ज करना, ये करना चाहिए पुलिस को। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, यहाँ आज प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा समाप्त होता है। बताइए, रीजनिंग में आप कितना कर पाए? उतना प्रश्न तो नहीं थे रीजनिंग के, लेकिन जितने थे काफी थे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। साथियों, जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं रात 8 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।